प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले व्यवहारवाद के अर्थ और उसकी मान्यताओं के बारे में मैंने आपको बताया था। डाहल, चार्ल्स मेरियम, ईस्टन आदि सभी ने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का वर्णन किया है, जो एक तरह से व्यवहारवाद के स्तंभ माने जाते हैं। ये 8 विशेषताएं हैं: नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक या प्रविधियां, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान और अंतिम है एकीकरण या समायोजन। पहली विशेषता है इसकी नियमितताएं। ईस्टन का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो बार बार देखने को मिलती हैं। इन बार बार होने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालकर उन्हें सिद्धांत का रूप दिया जा सकता है। यद्यपि यह व्यवहार कई अवसरों पर भिन्न हो सकता है, लेकिन व्यक्ति भिन्न अवसरों पर कुछ बातों के बारे में अपनी समान राय ही प्रकट करता है। व्यक्ति के व्यवहार की बारंबारता या नियमितताएं कानून, नियमों व उपनियमों का आधार होती हैं। इन्हीं के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का नियमन होता है और चुनाव के समय समस्त राजनीतिक घटनाक्रम को समझा जा सकता है। इस नियमित व्यवहार के कारण ही प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसलिए सभी व्यवहारवादी विचारकों ने राजनीतिक व्यवहार को नियमितताओं की खोज करके शुद्ध राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण का मार्ग तैयार किया है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, वो बार बार अगर किसी एक ही उम्मीदवार को वोट देता है चुनाव में, या किसी एक दल को अपना मत देता है, तो उससे हम उसके व्यवहार की बारंबारता को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसके व्यवहार में ये सब क्यों देखने को मिला हमें। यानी वो परिवार के आधार पर भी, या परिवार में कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसको वोट देता है, या जाति के आधार पर देता है, या क्षेत्र के आधार पर देता है, तो इसके आधार पर उसके वोट की जो भविष्यवाणी है उसको हम बता सकते हैं कि उसने एक ही व्यक्ति को या एक पार्टी को वोट दिया है, तो उसका निष्कर्ष क्या होगा। दूसरा सिद्धांत है डेविड ईस्टन का, वो है सत्यापन। तो व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं का सामान्यीकरण या निष्कर्ष परीक्षण या सत्यापन योग्य होना चाहिए। सत्यापन वैज्ञानिक विधि का आधार है। जब तक नियमितताओं की जांच व परीक्षण नहीं किया जाएगा तो वैज्ञानिक सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए चुनाव के समय मतदान व्यवहार के बारे में उपयोगी निष्कर्ष सत्यापन विधि द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। इस तरह समस्त राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए नियमितताओं का सत्यापन होना जरूरी है। इसलिए व्यवहारवादियों ने राजनीतिक व्यवहार की नियमितताओं के परीक्षण या सत्यापन पर जोर दिया। सत्यापन का अर्थ होता है जांचना, परखना। तो हमें राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी विषय के बारे में, तो इस तरह की सामग्री एकत्रित की जानी चाहिए हमारे द्वारा कि यदि आवश्यकता पड़े तो उसको जांचा परखा जाए। अर्थात अध्ययन सामग्री के लिए हम प्रश्नावली बनाकर अपने तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। साक्षात्कार के द्वारा और भी बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने अध्ययन के आधार सामग्री उसको बना सकते हैं। और इसी तरह से तीसरा है तकनीक या प्रविधियां। तो डेविड ईस्टन का मानना है व्यवहारवाद में अधिक से अधिक नवीन पद्धतियों का, नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए हमें मान्य शोध प्रविधियों का ही सहारा लेना चाहिए। विषय सामग्री प्राप्त करने तथा उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए ऐसी प्रविधियों या तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार परीक्षण में सहायक हो, क्योंकि आधार सामग्री एवं उसका निर्वचन करने वाले साधन
स्वयं सिद्ध नहीं होते। एक उचित प्रविधि के अभाव में उपलब्ध आंकड़े भी निरर्थक साबित हो सकते हैं। नए तथ्यों के परीक्षण के लिए नई व उन्नत तकनीक का ही सहारा लेना चाहिए। उचित साधन या तकनीक ही उपयोगी अध्ययन व निष्कर्ष का आधार होती है। इसलिए शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जिसके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनात्मक उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सके। अगला है प्रमाणीकरण। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार बहुत जटिल होता है, इसलिए उसका मापन भी एक कठिन कार्य है, किंतु बिना मापन के मात्रात्मक तथ्य भी अनुपयोगी रहते हैं। इसलिए अध्ययन के विवरण तथा आधार सामग्री को लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए माप एवं परिमाणन की जरूरत पड़ती है। इससे अध्ययन में सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता आती है और तथ्यों में भी सुनिश्चितता तथा स्पष्टता आती है। इसलिए तथ्यों को प्रामाणिक बनाने के लिए तथ्यों का परिमाणन करते रहना चाहिए। फिर अगला सिद्धांत दिया है डेविड स्टन ने, व्यवहारवाद का मूल्य। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता पर जोर देते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद एक ऐसी अवधारणा है जो तथ्यों पर आधारित है और मूल्य मुक्त अवधारणा को व्यवहारवाद कहा गया है। तो ये तथ्यों और मूल्यों को अलग अलग मान के चलते हैं और इनका ये कहना है कि यदि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो उसमें अध्ययनकर्ता के निजी मूल्यों, आदर्शों व भावनाओं के शामिल होने का डर बना रहेगा और जो प्राप्त निष्कर्ष है वो भेदभावपूर्ण होगा और अनुपयोगी होगा। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन आनुभविक प्रणालियों पर आधारित होने के कारण उसका मूल्यों से कोई संबंध नहीं रह जाता। इसलिए तथ्यों और मूल्यों का अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष ही बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर है क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण। व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीति विज्ञान में शोध व्यवस्थित होने चाहिए, अर्थात सिद्धांत निर्देशित होने चाहिए। यदि शोध सिद्धांत से अनुप्रमाणित नहीं होगा तो वह महत्वहीन होगा, और यदि वह सिद्धांत सामग्री से समर्थित नहीं है तो भी वह निरर्थक होगा। इसलिए अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रह, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी में क्रमबद्धता रहनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक शोध कार्य सिद्धांत के साथ जुड़ा होना चाहिए, अर्थात कोई भी यदि सिद्धांत का निर्माण किया जाता है तो वो एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। तथ्यों का एकत्रीकरण, उनका अवलोकन, अध्ययन और सिद्धांत निर्माण, इस तरह से एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए तभी राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान बना सकते हैं। अगला सिद्धांत है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादियों का कहना है कि कोई भी शोध सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से नहीं संचालित होनी चाहिए। ज्ञान की खोज स्वयं ही सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी बन सकती है। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंग होते हैं। राजनीतिक व्यवहार को समझना तथा उसका विश्लेषण करना प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। उसके बाद उसकी सामाजिक उपादेयता पर विचार करना चाहिए, अर्थात अर्जित ज्ञान की कसौटी केवल सैद्धांतिक तथा शुद्ध वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसी से राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है। अर्थात व्यवहारवादियों का ये कहना है कि राजनीति विज्ञान में भी उसी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए जैसे कि विज्ञान में होता है। विज्ञान में जब कोई भी अध्ययन किया जाता है वो तथ्यों पर आधारित होता है और एक व्यवस्थित अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान के विद्वान भी यही मान के चलते हैं कि जब हम राजनीति विज्ञान में कोई अध्ययन करें तो वो अध्ययन ऐसा हो, तथ्यों पर आधारित हो, एक व्यवस्थित हो जिसका परिमाणीकरण किया जा सके, एक क्रमबद्ध अध्ययन हो जिसका सत्यापन किया जा सके, अन्वेषण किया जा सके। इस तरह का अध्ययन यदि किया जाएगा तो हम राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बना सकेंगे और इनका प्रयास था कि इसको विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सके। अगला सिद्धांत एकीकरण या समायोजन है। व्यवहारवादियों का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
सांस्कृतिक व अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां उसके व्यवहार से बराबर जुड़ी हुई है। इसलिए मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि उसके संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही समझी जा सकती है। इसलिए मानवीय परिस्थितियों की निकटता के कारण सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के निकट है। इसको हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब, जैसा कि मैंने इससे पूर्व व्याख्यान में बताया था आप लोगों को, कि किसी भी विषय का अध्ययन अपने आप में तभी पूर्ण होगा जब वो दूसरे विषयों से अपने दूसरे विषयों को भी साथ में लेकर चले। व्यवहारवादियों का भी यही मानना है कि राजनीति विज्ञान का यदि हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें अन्य समाज विज्ञानों का अध्ययन भी करना होगा, और ये तभी एक संपूर्ण अध्ययन होगा। तो हमें अंतः अनुशासनात्मकता का पोषण करना चाहिए। अन्य विषयों की मदद के बिना राजनीति विज्ञान कभी समृद्ध नहीं हो सकता। तो ये एक अंतः अनुशासनात्मक अवधारणा पर आधारित अवधारणा है व्यवहारवाद, जिसमें ये माना गया है कि व्यक्ति के जीवन से विभिन्न पहलू जुड़े हुए हैं, जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, नैतिक है, भौगोलिक, जीवन से जुड़े हुए अनेक पहलू हैं। इसी तरह से हम जब राजनीति विज्ञान या राजनीतिक पहलू का, मानव जीवन का एक पहलू राजनीतिक पहलू भी है, उसका अध्ययन करेंगे तो हमें मानव जीवन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं का अध्ययन भी करना होगा। अर्थात राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करेंगे तो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, भूगोल आदि सभी विषयों का अध्ययन हमें करना होगा। तो इस प्रकार ये डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई। ये तमाम वो विशेषताएं हैं जो परंपरावादी दृष्टिकोण से पृथक है, व्यवहारवाद को परंपरागत दृष्टिकोण से अलग करती है। ये एक लक्ष्य और बौद्धिक आधार पर आधारित अवधारणा है, जिसमें आनुभविक प्रविधियों और नई नई तकनीकियों पर जोर दिया गया है और राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया है। ये व्यवहारवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की है, राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के समक्ष खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे सामने आई। लेकिन निसंदेह प्रत्येक अवधारणा हो या कोई सिद्धांत हो, उसमें कुछ कमियां हैं, उसकी आलोचनाएं भी की जाती है। तो व्यवहारवाद की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसमें कुछ सीमाएं जिनका हम जिक्र करेंगे वो है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होते हुए भी इसमें जो व्यवहार के अध्ययन द्वारा राजनीतिक शास्त्र को नई दिशा दी है, लेकिन यह दृष्टिकोण कई दुर्बलताओं का शिकार है और इसकी अपनी, जैसे सिबली ने और हिंजयुलाउ ने इसकी कुछ सीमाएं बताई है। मूल्य निरपेक्षता की सीमा, व्यवहारवादी अध्ययन अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन कोई भी जीवित प्राणी अपने अध्ययन में पूर्ण रूप से मूल्यों से दूर नहीं रह सकता। समस्या का चयन करते समय से लेकर सिद्धांत निर्माण तक व्यक्ति अपने भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है और वो मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। वो मूल्यों से मुक्त रहकर कोई भी अध्ययन नहीं किया करता। तो सिबली ने एक लेख लिखा था, लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। उसमें उन्होंने कहा कि मूल्य किसी भी शोध से पहले आते हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या अन्य में। जैसे कोई भी शोध करता है, वो यदि किसी विषय को लेकर शोध करना चाहता है तो सबसे पहले वो विषय का चयन अपनी रुचि के अनुसार करेगा और अपनी पसंद के अनुसार वो करेगा, रुचि के अनुसार करेगा, तो मूल्य तो स्वतः ही उसमें समाहित हो गए। तो हम मूल्यों से अलग रहकर कोई भी अध्ययन नहीं कर सकते। हिंजयुलाउ ने भी यही कहा है कि व्यवहारवादी स्वयं को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, साधन, राग, द्वेष, झुकाव, पक्षपात आदि उसके व्यवहारात्मक अध्ययन के महत्वपूर्ण चर हैं।
विषयों का चयन करते समय वह अपने मूल्यों और विचारधारा से निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसी तरह से नीति निर्माण के क्षेत्र में भी व्यवहारवाद का प्रयोग सीमित स्तर पर होता है, क्योंकि व्यवहारवाद से प्राप्त निष्कर्षों के अलावा नीति निर्माण की प्रक्रिया पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। व्यवहारवाद का संबंध केवल क्या से है? जैविक निर्णय देना व्यवहारवाद का काम नहीं है, इसलिए यह केवल वास्तविकता का ही चित्रण करता है। किसी समस्या के हल करने के उपाय बताए बिना राजनीति शास्त्र में किसी भी विश्लेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या होना चाहिए के अभाव में व्यवहारवादी विश्लेषण अपूर्ण है। समसामयिक राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या करने और उनका हल प्रस्तुत करने के बारे में भी व्यवहारवाद असफल रहा। व्यवहारवाद ने सारा अपना ध्यान व्यवहार पर, विज्ञान पर, तकनीक पर, इन सब पर केंद्रित किया, जबकि तत्कालीन देशों के सामने क्या समस्याएं थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विभिन्न देश स्वतंत्र हुए, उनके सामने अलग अलग देशों की समस्याएं थी। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, इसकी तरफ व्यवहारवाद का ध्यान नहीं गया। व्यवहारवादी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या केवल कुछ विशेष मान्यताओं और परिस्थितियों के संदर्भ में ही करते हैं। व्यवहारवाद इसमें इतनी अपूर्णता थी, इसलिए इनके खिलाफ उत्तर व्यवहारवाद ने जन्म लिया। व्यवहारवादी विश्लेषण में अध्ययनकर्ता का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा अनुसार न तो राजनीतिक व्यवहार के घटकों को चुन सकता है और न ही उनका विश्लेषण कर सकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला समाज है और समाज मनुष्यों से लेकर बना है और व्यक्ति भावनाओं का पुतला होता है। बिना भावनाओं के, बिना संवेदनशीलता के व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है। मूल्यों से अलग व्यक्ति को नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मानव है। तो व्यवहारवादी अध्ययन सभी परिस्थितियों के लिए अंतिम मूल्य प्रस्तुत नहीं कर सकता और इन्होंने केवल नई नई तकनीकों पर, नई नई प्रविधियों पर जोर दिया है, जो कि सही नहीं है। इस प्रकार व्यवहारवादी विश्लेषण एक अपूर्ण विश्लेषण है। इसके निष्कर्ष समान परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर ही लागू हो सकते हैं और व्यवहारवाद कुछ पूर्व निश्चित मान्यताओं पर आधारित होने के कारण व्यापक व पूर्ण विश्लेषण नहीं बन सका। इसलिए इसमें महत्वपूर्ण कमियां और आलोचनाएं हमें देखने को मिली है। धन्यवाद।